ऑन हो गया। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ कब था। आपको कल ही बताया गया था कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। आप सबको कल ही बताया गया था कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। आपको बताया था कि ईसा मसीह से जन्म से पहले ईसा पूर्व होता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी होता है। तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। कल आपको बताया गया था कि गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और वो मरे कब थे? 483 ईसा पूर्व। उसी तरीके से महावीर स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म कहाँ, जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है कि वैशाली के कुंडग्राम। कुंडग्राम एक जगह है, चाहे या गांव कस्बा कह सकते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये एक राजा के घर पे जन्म लिए थे, इसलिए ये एक राजकुमार के रूप में थे। बचपन का नाम हम लोग जान लेते हैं कि बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। माता कौन थी? त्रिशला देवी। इनका एक और ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो है गृह त्याग। और गृह क्या त्याग कब हुआ था? 42 वर्ष की आयु में। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे और इसमें यही आपको समझना है कि खाड़ दबा कहाँ करता सतानी का। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का पीयूष कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ तैयारी बैचेस हैं, जैसे CHS है, नवोदय है, सैनिक स्कूल है और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके बारे में तैयारी चल रही थी उसमें से। और आपसे वादा भी किए थे कि क्लास में पढ़ाना हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम से कम शाम को या फिर हफ्ते में, चाहे रेगुलर हो चाहे जैसा भी बन पड़े, एक एक वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका मकसद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि आपके नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ा लेना, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो थोड़ा सा समझेंगे। आज हम लोग बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर वो शख्सियत है जिसने जीवन में कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी भी देश का पावर का कभी भी मिसयूज नहीं किए थे। ये ऐसे शख्सियत थे जिनकी हाइट तो 5 फीट 4 इंच या फिर 5 फीट के आसपास थी, लेकिन इनका जो रुतबा है, जो कर्म है, वो
बाकी सभी नेताओं से कहीं ऊपर है। आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता का नाम शारदानंद था, माता का नाम राम दुलारी था। पिता की मृत्यु के समय इनकी उम्र 1.5 वर्ष थी, यानी कि जब ये 1.5 वर्ष यानी 1.5 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। और जन्म कहाँ हुआ था तो चंदौली यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी के आसपास ये पड़ता है और वहीं पे उनका जन्म हुआ था। परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था और नॉर्मल से परिवार में थे, गरीब परिवार में थे, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि उस समय के जो स्कूल थे वहाँ पे एडमिशन ले लिए और क्लास करने जाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो देखते हैं कि उस समय क्या होते थे ना कि जैसे APJ अब्दुल कलाम के पिताजी जो थे तो वो सब काम क्या करते थे, फेरी चलाने का। उस समय एक नदी थी और वो नदी गंगा नदी थी। उस नदी को पार करके उस बगल स्कूल जाना पड़ता था। तो वो देखे कि भाई धीरे धीरे समय हुआ, जैसे जैसे पैसा, एक तो समस्या कम खराब थी घर की और पैसे की भी तंगी थी। तो जब छोटे थे तभी तो पैसे देकर फेरी में चले जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे थोड़े से बड़े हुए तो उनको लगा कि मैं फेरी का पैसा बचा सकता हूँ। इसलिए वो क्या किए कि वो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी, खुद की किताब में लिखा हुआ है कि वो क्या करते थे कि जितनी भी कॉपी किताब था सबको एक अपने शर्ट था ना, उस शर्ट को निकाल लेते और निकालने के बाद उसमें पूरे कॉपी किताब को बांध लेते और सर पे एक पगड़ी की तरह वो लपेट लेते और लपेट कर क्या करते थे कि नदी में कूद जाते थे और कूद कर तैरते थे। तैर कर नदी के उस पार जैसे ही पहुंचते थे और पहुंचने के बाद वहां पे तुरंत निकालते शर्ट को, फिर पहन लेते थे, स्कूल में चले जाते थे। कई बार टीचर से उनकी मार भी पड़ती थी, बहुत डांट भी पड़ती थी, लेकिन जैसे ही टीचर्स को धीरे धीरे पता लगा कि भाई ये लड़का थोड़ा सा गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है फेरी में आने के, या फिर कोई भी साधन है, कोई भी नाव करने या किराया करने का पैसा नहीं है, इसलिए पढ़ने के लिए सिर्फ तैर कर आता था। तो बहुत सारे टीचर्स छोड़ दिए और छोड़ने के बाद उनको आने दिए। धीरे धीरे इनके जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो एक इंसान को, देखिए जितना बड़ी समस्या से इंसान लड़ता है उसको उतना ही जीवन में प्रगति होता है और कोई उतना ही बड़ा पद मिलता है। यानी संघर्ष जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका रुतबा, आपको पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है। इसलिए संघर्ष करने से कभी घबराना नहीं है और संघर्ष करते रहना है। जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, हमारे हों चाहे आपके हों या फिर किसी भी इंसान को आप उठाकर देख लीजिए, इनकी ही कोई परिवार की वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, कोई ये बड़े अमीर नहीं थे, कोई ज़्यादा वो नहीं रईसी में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये क्या करते थे, हालात से लड़े, मेहनत किए और मेहनत करने के बाद वो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। छोटा सा लड़का है, जिस उम्र में हम लोग खुद नखरे करते हैं, पढ़ाई करने नहीं जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे रहेंगे, स्कूल से भाग जाते हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, बहाने करते हैं तमाम तरह के, उस कंडीशन में वो लड़का क्या करता है कि नदी में तैरकर पार करता है और उसके बाद स्कूल जाता है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जो इंसान को एक बहुत शानदार विचार के पैदा करता है और वो इंसान भी कभी भी किसी भी पोस्ट पर हो, पद पर हो, लेकिन वो घमंड नहीं करता क्योंकि वो जमीन से जुड़कर नीचे से उठा रहता है। ठीक उसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री भी थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी ऑटोबायोग्राफी में है ये घटना, तब बता रहा हूँ। एक बार स्कूल में टीचर्स बोले कि कल कोई फंक्शन था उसके अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि सभी बच्चों से कि आप ऐसा करो, घर से सब लोग तेल लगाकर सर में और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आओगे पढ़ने के लिए। सबके सब बच्चे खुश हुए, सब घर चले आए, सब ऐसा ही काम किए होंगे। लेकिन इनके घर आए तो इन्होंने देखा कि मैं भी तेल लगाकर थोड़ा सा नया पहन लूँ, लेकिन नए कपड़े तो नहीं थे, लेकिन तेल लगाने वाले जैसे गए तो देखे कि घर में तेल ही नहीं है। अब समस्या थी कि भाई स्कूल भी जाना है, पढ़ने जाना है, टीचर्स की मान सम्मान, उनकी बातों को भी रखना है क्योंकि उन्होंने कहा था। तो ऐसा करते हैं कि वो अपने सर को मुंडवा लेते हैं और गंजा हो जाते हैं और गंजा होकर चले जाते हैं स्कूल में, ताकि ये सोचते हैं कि भाई उसमें जब गंजा हो जाएंगे तो तेल लगाना ना लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और गंजा होकर चले गए स्कूल पढ़ने। और इस तरीके से उन्होंने
अपनी एजुकेशन को धीरे धीरे कंप्लीट किया। मतलब क्या था कि पढ़ाई के प्रति इतना रुझान, इस तरीके से बंदा पढ़ने वाला हो और लड़का पढ़े तो उसका लक भी साथ देता है और किस्मत, मेहनत करने पर भगवान भी उसका साथ देते हैं जब कोई लड़का मेहनत करता है। और इन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद धीरे धीरे समय हुआ, बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद हाई स्कूल में, जैसे 1904 में थे, जन्म हुआ है, और जैसे 10वीं 12वीं में आए, और 12वीं में एक और घटना है उनका कि एक स्कूल में एक चपरासी था, उसका नाम देवीलाल था। एक बार क्या हुआ कि इस चपरासी को कार्य दिया गया कि बच्चों को लेकर लैब में जाओ और टीचर्स बाद में आएंगे। वो लैब में जैसे ही वो लड़का चपरासी लेकर गया बच्चों को, तो ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनके हाथ से वो केमिस्ट्री लैब का एक बीकर होता है ना जिसमें डालते हैं केमिकल्स को, वो बीकर टूट जाता है, गिर जाता है, गिर कर टूट कर बिखर जाता है। तो ये ऐसा होने पर चपरासी देखता है तो उनको एक जोरदार थप्पड़ खींच देता है। और थप्पड़ तो खूब तेज से, भाई देखिए गलती किए हैं तो सजा तो मिलेगी, चाहे ये चपरासी दे या फिर वहाँ के टीचर्स दे या फिर अनुशासन, वहाँ की शासन व्यवस्था दे। उनको थप्पड़ लगता है लेकिन ये बुरा नहीं मानते हैं, चुपचाप रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन समय बीतता है, एक बार बाद में चलकर रेल मंत्री भी तो बनते हैं ना। तो एक बार रेल मंत्री बने थे, तो रेल मंत्री बने तो रेल मंत्री में उनको स्पीच देने के लिए उसी स्कूल में बुलाया गया था। और अपने खुद के स्कूल में वो स्पीच देने के लिए जैसे ही खड़ा हुए तो देखे कि एक आदमी है जो अपना सर छिपाकर, मुंडी छिपाकर नीचे करके निकल रहा था। तो उन्होंने देखा तो वो वही चपरासी था जिसने उनको थप्पड़ मारा था। तो चपरासी खुद सोचता होगा कि यार हो सकता है ये मेरा बदला कुछ अजीब तरीके से ले, आज रेल मंत्री बन गया है। तो ये ऐसा करते हैं कि वो तुरंत उसको देखते हैं, उसको बुलाते हैं कि देवीलाल जी इधर आइए। उस चपरासी का देवीलाल था, उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसको गले लगाते हैं और सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये देवीलाल जी हैं, और जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय इन्होंने हमारी बहुत सारी मदद की, बहुत हेल्प की थी। तो उस थप्पड़ का बदला कैसे इस इंसान ने लिया कि इतना प्यार से, कुछ खुद चपरासी को भी शर्म आई होगी कि यार मैंने ऐसा किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था मेरे को इस लड़के के साथ। आज ये लड़का किस पोस्ट पे है, और ऐसा करने के बाद वो क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके की घटनाएं उनके जीवन में होती रहती हैं, और ऐसा करते करते आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि जैसे इंटरमीडिएट क्वालिफाई होता है उस समय कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाते हैं। देश में एक तो गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया था जिसमें शायद असहयोग आंदोलन था। उस असहयोग आंदोलन की ये क्वालिटी थी कि कोई भी क्या था कि कोई भी अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, अंग्रेजों की बातें मत करो, अंग्रेजों के काम मत करो, और ऐसा करने से शायद अंग्रेज चले जाएंगे। और महात्मा गांधी ने ये आंदोलन शुरू किया था। तो इस तरीके से देखकर ये नौजवान छोटा सा लड़का कितना वर्ष का हुआ होगा, लगभग 1920 से 21 में शुरू किए थे, 1904 में जन्म हुआ है इनका। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग 18 से 20 साल का रहे होंगे। तो 17-18 साल का ये लड़का क्या हुआ कि उस आंदोलन में कूद पड़ा और घर पे बोला कि मैं भी अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊंगा। माँ को बहुत टेंशन हुई कि यार, माँ ने कहा कि यार हम लोग गरीब हैं, इतने कमजोर परिवार के हैं, तुम पढ़ लोगे, कोई नौकरी कर लोगे, तुम्हारी बहनें हैं उनकी शादी हो जाएंगी। तो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, उनके स्कूल में पढ़ूंगा ही नहीं। तो कहते हैं कि उनके स्कूल के एक टीचर्स से उनकी माँ शिकायत करती है, तो वो टीचर्स उनको समझाते हैं कि तुम उनकी गांधी जी की बात पे को मान रहे हो, अच्छी बात है, उनकी राह पे चलो, लेकिन ये ना करना कि मैं क्लास छोड़ दूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। तुम अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, लेकिन कम से कम इंडियन स्कूल जो खुले हैं उसमें तो चले जाओ। जैसे काशी विद्यापीठ है, बीएचयू की स्थापना भी तो 1916 में हो गई थी। और तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी बात को माने और काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले लिए और संस्कृत में एजुकेशन दे रहे थे। तो उस समय यूनिवर्सिटी का आज भी लगभग ट्रेंड है और पहले भी ट्रेंड था कि जो संस्कृत से जो बीए करता था उसको शास्त्री की डिग्री दी जाती थी। और इन्होंने भी कहा कि मैं भी अपने जात पात से उठ कर रहूँगा, ये जात पात में लोग क्यों बटे हैं, इनसे मैं कभी अपनी जात को नहीं दिखाऊंगा। और इन्होंने क्या किया कि वो अपना जो जाति था उसको खत्म करके वहाँ पे जो टाइटल के रूप में यूज कर लिए शास्त्री, इसलिए इनको लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। लाल बहादुर तो इनका नाम है और शास्त्री जो नाम है पीछे का वो एक डिग्री को दिखाता है कि इन्होंने संस्कृत में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे देश आज़ाद हुआ। देश में कहते हैं कि 1942 में सविनय सॉरी करो या मरो का गांधी जी ने नारा जो दिया था, उसके थ्रू अंग्रेज बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को पकड़ते थे। जितने भी क्रांतिकारी थे, ये भी थे, ये भी जेल में रहे अपने जीवन में। तो लेकिन उस कंडीशन में इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री, और ललिता शास्त्री जो पत्नी थी, तो ये भी जेल में थे। तो जेल में थे तो जेल में बैठे बैठे ये जिस संस्था से काम करते थे, तो उस संस्था क्या करती थी कि एक ट्रेंड चलाई थी कि हमारा जो कर्मचारी है, चाहे हमारे नेता हैं जो हमारी संस्था से जुड़कर काम करते हैं, अगर वो जेल में रहते हैं तो हमारी संस्था है उनके घर पे जो रहने का खाने का किराया है वो सारा का सारा हमारी संस्था देगी। और कहते हैं कि इनके घर पर भी एक था, और लगभग उम्मीद करते हैं कि 40 या 50 रुपए इनके घर का दिया गया था कि जैसे महीना पूरा होगा इनके घर में इतने पैसे चले जाएंगे। फिर समय बीतता है तो एक दिन क्या हुआ कि ये अपनी पत्नी को हालचाल लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैसेज किए और एक पत्र लिखे। पत्र लिखने कर उनको क्या किए कि घर पे भेजिए, बोले कि ललिता, जो गवर्नमेंट पैसा देती है, हमारी जो संस्था 50 रुपए देती है, उससे तुम्हारा खर्च चल जाता है या नहीं चल जाता है, कम होगा तो बताना, ताकि मैं फिर से कोशिश करूंगा कि पैसा अधिक से अधिक मिले। तो पत्नी जो थी, एक भाव विभोर पत्नी थी, उसने कहा कि पति को इतनी केयर है, इतना हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो ये सोचकर उसने क्या किया, उन्होंने कि वो भी एक पत्र लिख दी। और लिखकर वो कहती हैं कि हाँ जी, हमारा गुजर बसर खूब बढ़िया चलता है और खूब अच्छे से हम लोग रहते हैं, और मैं 40 रुपये ही खर्च करती हूँ और 10 रुपये बचा लेती हूँ। और 10 रुपये क्या करती हूँ कि मैं, और हमारे देश की ट्रेंड भी तो है ना कि महिलाएं क्या करती हैं, पति के पैसे में से ही बचाती रहती हैं और मुसीबत आने पर उसको काम में लगाती हैं। तो वो भी ऐसे ही करती हैं और लिखती हैं। तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री को पता चलता है तो वो कहते हैं कि तुरंत सोसाइटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखते हैं, यानी जिस संस्था से वो काम कर रहे थे उस संस्था को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि मैं संस्था को सूचित करना चाहता हूँ कि जो मेरे घर पे जो पैसे दिए जा रहे हैं महीने के इनकम्स, उसको घटाकर कम कर दिया जाए, क्योंकि हमारा परिवार जो है 40 रुपये में अच्छी गुजर बसर कर लेता है और बाकी के जो पैसे हैं उसको किसी और ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। तो इतना ईमानदार इंसान है। आजकल तो देख लो कितना पैसा लूट लेते हैं, उसके बाद भी कोई बताता ही नहीं है कि क्या हुआ, पैसे कैसे हो गए। और ये इंसान ऐसा थे कि उन्होंने तुरंत उस संस्था को लिखकर उस पैसे को कम करने लगे और कम किए, और ऐसा हुआ भी। फिर धीरे धीरे ऐसा करते जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद, अच्छा एक और कहानी है, जब जेल में थे तो इनकी पत्नी, गर्मी का दिन था तो देख रही थी कि गर्मी में इनको शास्त्री जी को आम बहुत पसंद थे। तो कहीं कि यार सीजन चला जाएगा, पति जेल में है, धीरे धीरे समय बीत जाएगा तो इनको कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या कि उनसे बोली कि उनके लिए मतलब जेल में मिलने के लिए आया करती थी कभी कभी। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि आम लेकर चली आई, और जेल में कुछ भी लाना वैसे तो मना था, लेकिन वो क्या की कि चोरी से छिपके से अपने जो आंचल होता है ना उसमें वो क्या करती हैं कि डाल लेती हैं और कहते हैं कि देख लेते हैं, अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगी कि आम है, और लेकर चली जाती हैं जेल में। पति से थोड़ी देर बात करती हैं, बात करने का बोलते हैं कि अच्छा हाथ निकालिए। तो बोलते क्या है, तो बोलते कि हाथ निकालिए पहले। जैसे शास्त्री जी ने हाथ फैलाया, उनके हाथ में लेकर 2 आम रख दिए, और जैसे रखने के बाद रखे तो तुरंत वो क्या कहे कि शास्त्री जी देखे, और उनको खुद थैंक्स बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जेलर को आवाज़ दिया, जेलर साहब इधर आइए, इधर आइए। जेलर सन्न रहेगा, बोला कि क्या है। तो उसने देखिए आपने कहा था कि जेल में कुछ भी लाना मना है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे लिए आम लाई है। तो इस तरीके की घटनाएं घटी, और जेलर भी सुनकर कितना दंग रह गया होगा कि यार कैसा आदमी है, इसकी पत्नी इसकी केयर करती है, इसके लिए इतना दूर से चोरी से छिपके से 2 आम लाई है और इसकी ही शिकायत करा रहा। और उसको तो छोड़ी, उनकी पत्नी को भी थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि मेरा हस्बैंड होकर मेरे लिए, मैं इनके लिए ये कर रही हूँ और ये मुझे ही डांट खिला रहे हैं। तो धीरे धीरे देश आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद इनको एक पोस्ट मिलती है और रेल मंत्री का पोस्ट मिलता है, वो रेल मंत्री बने रहते हैं।
तो रेल मंत्री होने के बाद इन्होंने देखिए रेल का जो ड्यूटी होगा वो कैसे निभाएंगे। एक बार क्या हुआ कि रेल मंत्री थे तो अचानक ही उनका घूमने का मन किया, तो बोले कि मैं जो मिनिस्ट्री जो मुझे मिली है रेल मंत्री का, मैं उसमें घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये संस्था कैसे कार्य करती है, अच्छे से करते भी है या नहीं, लोग जो बैठते हैं क्या उनको कंफर्टेबल है या नहीं। तो ऐसा करते हैं, अधिकारियों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और वो क्या करते हैं कि एक कोई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उनको एसी बोगी में बैठाया जाता है। तो फर्स्ट क्लास में बैठते हैं, बैठने के बाद आराम से चलते हैं, कुछ स्टेशन दूरी पे चलते हैं। चलने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है, बोलता है वो बोले कि ये तो अच्छा है। अब अचानक उनका मूड घूम गया कि अब मैं जनरल बोगी में जाऊंगा। तो भाई देखिए जनरल बोगी में तो पहले तो इतना खराब हालत थी, अभी भी देखते हैं कितनी भीड़ चलती है, कितनी गर्मी लगती है उसमें। और उसमें भी और उस कंडीशन में भी देख रहे थे कि बहुत सारी ट्रेनें भीड़ में चलती थी। तो अंदर गए थे, देखे कि यार कितनी गर्मी हो रही है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से लोग सफ़र करते होंगे, कितना खराब लगता होगा। तो भाई देखिए जितना पैसा देंगे सुविधा तो उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये जज किया कि भाई हम एसी वाला सुविधा तो नहीं दे सकते, लेकिन पंखे तो लगवा ही सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत एक बिल पास किया और एसी के साथ साथ जनरल हो, स्लीपर हो, सब में उन्होंने क्या किया, एक पंखे लगाने की व्यवस्था की। और तब से लेकर सभी ट्रेनों में जितनी भी बनती हैं, चाहे जनरल बोगी हो चाहे जो भी हो, सब में पंखों की व्यवस्थाएं हो गई। तो इस तरीके से रेल मंत्री अगर वो जनरल बोगी में नहीं सफ़र किए रहते तो आज भी कम से कम जनरल बोगी में ये पंखे तो लगे ही नहीं रहते। अगर वो सफ़र किए तब जाकर उन्होंने महसूस किया वो गर्मी को, उस तकलीफ़ को, तब जाकर उन्होंने ये ट्रेंड चालू किया और इसको फुल किया। कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कहते हैं कि उसी गांव में एक बार स्पीच देने के लिए आते हैं तो इनकी माँ को पता नहीं रहता है, उनकी माँ को, कि मेरा बेटा है कोई नौकरी में रेल मंत्री है। माँ को तो ये लगता है यार हम गरीब आदमी हैं, हो सकता है बेटे को छोटी मोटी कोई नौकरी लगी होगी। तो ऐसा करती हैं कि माँ, एक बार क्या हुआ था कि रेल मंत्री बनकर यही आने वाले थे और जैसे ही देखे कि भीड़ में मेरी माँ आ रही है तो तुरंत वो पीछे भीड़ के निकलते हैं और जाते हैं माँ के पास, कहते हैं कि माँ तुम यहाँ क्या करो, इतनी भगदड़ हो रही है, रेल मंत्री आने वाले हैं, तुम घर चली जाओ, इस भीड़ में कैसे रहोगी। और कहकर समझा बुझाकर माँ को भेज देते हैं। भेजने के बाद उसके बाद वो आते हैं, स्पीच देते हैं। स्पीच देने के बाद एक पत्रकार ये सारा हरकत देख लेता है और पत्रकार और आकर शास्त्री जी से पूछता है कि शास्त्री जी ये बताइए कि आपकी माँ को भी नहीं पता है कि आप रेल मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी माँ को नहीं पता है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो वो खुद एक गांव की रहने वाली महिला है, वो खुद गांव के लोगों को पकड़ कर ननिहाल से इधर उधर के लोगों को पकड़ कर कहती कि बेटा तू तो रेल मंत्री है, इसको टीटी का काम दे दे, इसको स्टेशन मास्टर लगा ले, इसको चपरासी का नौकरी दे दे। और इस तरीके से मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी पर इस तरीके से उपकार करके दया करके ऐसे नौकरी दूँ। तो ये सारी घटनाएं हैं। फिर धीरे धीरे समय गुजरता है, गुजरने के बाद एक रेल घटना होती है और कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो छोटी सी घटना के कारण इन्होंने रेल मंत्री का पद त्याग दिया। कहते हैं कि आजकल तो देख लीजिए, कोई अभी वहाँ पे हुआ ना, उड़ीसा की पता नहीं कहाँ पे हुआ था, उधर एरिया में हुआ था, ट्रेन अभी लड़ी थी तो रेल मंत्री खुद जाकर गए हैं, लेकिन कोई इस्तीफा देना नहीं चाहता है। लेकिन ये छोटी सी दुर्घटना हुई, उसके लिए इन्होंने रेल मंत्री का पद त्याग दिया और त्याग देने के बाद उसके बाद छोड़ दिया। कहते हैं कि नेहरू जी इनके इस्तीफा को मंजूर नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दबाव देने पर नेहरू जी ने क्या किया कि उनकी इस्तीफा को मंजूरी कर ली। मंजूर करने के बाद फिर उन लीडर थे, फिर से कोई ना कोई उनको मिनिस्ट्री मिल गई और रहने के बाद फिर पता चला 1965 के युद्ध में वो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी और वो मर गए। जैसे ही तो सारा का सारा कुछ समय के लिए कार्यभार संभालने के लिए किसी और को दिया गया और कार्यवाहक के रूप में फिर इनको इलेक्शन हुआ, इनकी जीत हो गई और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद मिल गया। और देखिए प्रधानमंत्री हो गए तो पूछेगा एग्जाम में कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको टिक करके आना है
पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछेगा कि भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको बताना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री। तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री हैं और सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। और शास्त्री जी इतने अच्छे थे कि इन्होंने प्रधानमंत्री के पद का भी कभी वो नहीं मिसयूज नहीं किया। इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी वो साधारण कपड़े पहनते थे, कहीं कहीं बाजू में फट भी जाता था तो उसको जाड़े के रूप में ऊपर से कोट पहनकर उसको छिपा लेते थे। पत्नी कई बार टोकती थी जो ललिता शास्त्री थी कि अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, देश के इतने बड़े इंसान होकर आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इस देश का जो गरीब लोग हैं 80% 90% जो पॉपुलेशन है ऐसे ही साधारण कपड़े पहन कर रहती है, और मैं भी अच्छे कपड़े उसी दिन पहनूंगा जब पूरे देश के लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे और देश की कंडीशन अच्छे हो। और ये कहकर बात को रोक देते थे धीरे धीरे, मतलब अपने लाइफ में ज़्यादा कोई कपड़े खरीदते नहीं थे और ज़्यादा कपड़े पहनते भी नहीं थे। और एक बार क्या हुआ कि इनका एक लड़का था, उसका रिजल्ट आने वाला था, वो भी सिंपल स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने के बाद जैसे पेरेंट्स मीटिंग था तो ये भी एक बार स्कूल में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जैसे देखे तो वहाँ का चपरासी देखा कि भाई देश के प्रधानमंत्री आए हैं, सॉरी उस समय रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री जी आए हैं। तो तुरंत जाकर बोला अंदर, और बोलने के बाद तुरंत प्रिंसिपल देखा, भागा भागा प्रिंसिपल भी आया कि सर आप क्यों आए हैं, आप बोल दिए रहते हम खुद चले आते आपके घर पे रिजल्ट पहुंचा देते। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर उसका पिता बन के, कोई ऑफिसर नहीं, कोई पीएम चाहे कोई रेल मंत्री बन के नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उसका पेरेंट्स बन के आया हूँ। और मुझे भी उसी तरीके से इसकी कमियाँ बताइए जैसे कि आप हर बच्चे को बताते हैं। और इस तरीके से वो गए और कहते हैं कि जब देखे कि पेरेंट्स लगे हैं लाइन में उसके लिए रिजल्ट लेने के लिए अपने बच्चे का, तो ये भी क्या किए कि ये भी जाकर, और उनको तो स्पेशली बुलाया जा रहा था कि सर आप इंटर कीजिए, आप आराम से बैठिए, आपको मिल जाएगा। तो बोले कि नहीं, मैं भी लाइन में लगूंगा। और लाइन में लगकर 1 घंटे तक लाइन में लगे रहे। उसके बाद उनका नंबर आया तो आराम से उन्होंने क्या किया कि उसकी अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिया और लेकर चले आए। तो इस तरीके का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो कभी भी अपने पावर का मिस यूज नहीं करता है। फिर धीरे धीरे समय, एक बार क्या होता है कि उसके लड़का जो रहता है उसके दोस्त रहते हैं, दोस्त यार बोलते हैं कि यार तेरे पापा तो प्रधानमंत्री हैं, तो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, तो ऐसा करना कि कभी कभी बड़ी गाड़ी लेकर आ, हमें भी घुमा उसमें। तो लड़का मान जाता है और उनकी बात को, और कार को लेकर निकल जाता है। और निकलने के बाद वो क्या करता है कि उधर सब लोग घूमते हैं, पार्टी करने के बाद चले आते हैं। और रात में ही जाता है, रात में चोरी छिप के चला आता है। और ये बात पिताजी को पता चल जाती है। शास्त्री जी को जैसे पता चलती है, सुबह में आते हैं, उसके दरवाजे को खटखटाते हैं, तो वो कहता है कि अभी सो रहा हूँ, बाद में उठूंगा। फिर चले जाते, फिर दोबारा खटखटाते, देखते हैं कि यार बात कुछ गड़बड़ है। और लड़का देखता है कि पिताजी दरवाजे पे है, तो समझ जाता है कि लगता है चोरी पकड़ी गई। तो नीचे आते हैं, कहते हैं शास्त्री जी कहते हैं कि नीचे आ। और जैसे बैठते हैं तो उन्होंने कहा था कि कल रात कहाँ थे, तो इसको तो पता चल गया लड़के को कि भाई मेरी चोरी पकड़ी गई है। इसलिए उसने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे बात थी, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। तो बोले कि कौन सी गाड़ी लेकर गए थे, तो बताते कि पिताजी ये वाली गाड़ी लेकर, आपकी बड़ी वाली गाड़ी लेकर गया था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो ड्राइवर था उनका पर्सनल, उससे कहा कि कल ये गाड़ी कितनी तक चली थी, तो इतना, अब कब चली है, इतना। और कहते हैं कि 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर शायद चली थी गाड़ी। और इतने में ही लड़का घूमने भी गया, पार्टी भी करके वापस चला है, इतने कम समय में आया। और उसने कहा कि ललिता देखो, इतना तेल जरा है तो गाड़ी का इतना किराया हुआ, और संस्था में जमा करना इतने पैसे लाओ। मतलब देश का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने देते थे और खुद से भरते थे। तो ये थे शास्त्री जी। तो इस तरीके से वर्किंग किए और इतने शानदार विचार के रखने वाले इंसान, खूब अच्छे से कार्य किए देश में। और धीरे धीरे समय बीतता गया, पता चला कि उधर से पाकिस्तान हमारे देश पर तब तक अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद हमारी भी सेना क्या करे कि लड़ने लगी उससे। और लड़ने के बाद धीरे धीरे समय बीता तो देखे कि हमारी इंडिया की सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ने लगी।
तो 1965 में ये युद्ध चला था। तो जैसे भारी पड़ने लगी तो सब लोगों ने कहा था कि शास्त्री जी हम कुछ समय बाद हम लोग सेना मतलब धीरे धीरे चढ़ती जा रही थी। लोग कहते हैं कि लाहौर के आसपास चली आई थी और बोली थी कि मतलब कुछ समय और दे दीजिए, पूरा का पूरा लाहौर को ही कब्जा में कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था अयूब खान थे। तो उन्होंने कहा अमेरिका से कि आप ऐसा करो ना कि इंडिया पे धमकी दो, इसको दबाव बनाओ। तो अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साइड में था और दबाव दिया, और दबाव देने के बाद हमारे देश पे उसने कहा, और उसने दबाव क्या दिया, उस समय हमारे देश में गरीबी बहुत थी। तो जो हमारे देश में गेहूं आता था ना वो अमेरिका से आता था, बहुत ही खराब क्वालिटी का था। कहते हैं कि लाल गेहूं था, जो सुअर को खिलाने के लिए गेहूं था, वो इंडिया के लोगों को आता था। और उस गेहूं को पर भी टैक्स लगाने के बाद अमेरिका बोल रहा है कि हम उस गेहूं को बंद कर देंगे अगर ये युद्ध नहीं रुका तो। शास्त्री जी बोले कि हाँ ये बात तो सही है कि अगर वो चाहेगा तो भाई रोक सकता है, तो देश में भूखमरी आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि ये घर पे आए और घर पे आकर अपनी पत्नी से कहा कि आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, घर में कोई नहीं खाएगा, उपवास करेगा। पत्नी बोली कि ठीक है, आप सर्वेसर आए हैं, घर के मालिक हैं, आप जैसा कहें। तो कहते हैं कि उस रात खाना नहीं बना था उनके घर पे, और जब सुबह हुई तो जब देखे कि पूरा परिवार है ऐसे रह ले रहा है, तब उनकी पत्नी कहते हैं पूछती भी हैं तो उनको बताते कि अमेरिका है, अमेरिका ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है। तो पत्नी कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा। तो फिर क्या होता है कि इस तरीके से चलता है, और धीरे धीरे वो सुबह आकर रेडियो पर भाषण देते हैं और कहते हैं पूरे देश के लोगों से, कहते हैं कि अमेरिका है ऐसे ऐसे देश के लोगों को पर मतलब इस धमकी दे रहा है, और अगर हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर एक दिन भी अगर हम लोग व्रत कर लेते हैं तो बहुत सारा अनाज बच जाएगा जो हमारे सैनिकों के लिए मिल जाएगा, और सैनिक के लिए अनाज मिलेगा तो धीरे धीरे हम जंग को जीत जाएंगे। कहते हैं कि पूरी पॉपुलेशन, पूरे देश के लोग जब देखते हैं कि अमेरिका देश का प्रधानमंत्री है, इसके घर पे भोजन नहीं बना था और इस तरीके से रहे हैं, तो पूरी की पूरी औरतें हैं, आदमी थे, हफ्ते में एक दिन का व्रत करना स्टार्ट कर दिए। औरतें, बहुत सारी औरतें तो सोमवार का फास्ट करना शुरू कर देती, और इंसान जो थे, आदमी थे, वो सब भी मंगलवार या फिर जिसको जो पसंद है हफ्ते में एक बार तो व्रत करते ही थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और देखते हैं कि इंडिया की सेना और हावी हो जाती है। तो हावी होने के बाद वो क्या होता है कि पाकिस्तान के फिर से पीएम थे, फिर अमेरिका से कहते हैं, अमेरिका कहता है यार मेरे ऊपर दबाव बनाना था, जो करना था मैंने किया, अब कहाँ से करूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो ना कि आप सोवियत संघ से बोलकर इसको किसी तरीके से युद्ध को रुकवाओ। तो ऐसा बात होते तो सोवियत संघ हमारे यहाँ बहुत सारा काम मदद किया रहता है, तो वो भी बोलते हैं, तो हम भी उनकी बात को रखते हैं, बात रखने को उनकी बात मान। अब और हम भी कहाँ लड़ाई करना चाहते थे, वो तो उनकी गलतियाँ थी। तो ऐसा करके धीरे धीरे समय बीतता जाता है और पता चलता है कि मीटिंग फिक्स होगी। तो क्या होगा कि अयूब खान इंडिया नहीं आएंगे, ये पीएम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो एक जगह का फिक्स होता है, और वो कहाँ है, कौन सी जगह है, ताशकंद। और ताशकंद कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान में ये मीटिंग फिक्स हुई, ताशकंद में। कहते हैं कि मीटिंग हुई और बात हुई, और इंडिया से लगभग बोल गए थे कि हम तो मतलब इंडिया का 2-3 इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जिनको छोड़ना नहीं, उसको कब्जे में ही लेना है। और इस मूड से वो चले गए, और जाने के बाद कहते हैं कि वहाँ पे जैसे मीटिंग फिक्स हुई, और ताशकंद के जो मेन हेड आए रहते हैं वो देखते हैं कि शास्त्री जी इंडिया से आए हैं लेकिन अपने साथ कोट वोट लेकर नहीं आए हैं, और ये मीटिंग फिक्स होता है दिसंबर के आसपास में। कहते हैं कि दिसंबर नहीं, लगभग जनवरी में 10 जनवरी को वो फिक्स होता है, 9 या 8 जनवरी होता है, और 10 जनवरी को तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 9 जनवरी के आसपास मतलब रात को ये सारा चीज़, या फिर 10 जनवरी को ही हो सकता है, 10 जनवरी के रात में ही शायद फिक्स होता है मीटिंग्स। अब मीटिंग होने के बाद जैसे ही मीटिंग हुआ तो कुछ पता नहीं क्या मीटिंग्स हुए, क्या क्या उसमें बातें हुई, अब ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन कहते हैं कि जो उनका मन जो उस मीटिंग में हुआ था, तो शास्त्री जी का मन लग नहीं रहा था,
तो उसी जाड़े और उन्होंने क्या किया कि वो मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग होने के बाद वो बोले कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। वो अपने रूम में चले गए आराम करने, और ये तो बहुत खुश थे। तो खुश होने के बाद ये अपना पार्टी कर रहे थे। तो वो क्या किए कि रूम में गए आराम कर रहे थे, तब तक फ़ोन घुमा कर पूछे अपने इंडिया में। तो पहले तो पत्नी को फ़ोन किया, तो उनकी बड़ी बेटी उठाई थी। तो बोली कि हाँ हेलो क्या है। तो बोले कि अच्छा बेटा मम्मी को बात करो। तो मम्मी आपसे बात नहीं करना चाहती है। तो पूछते हैं क्यों। तो बोलती है कि मम्मी आपने बोला था कि पाकिस्तान के 2 इलाके छीनने के लिए, आपने तो उनको वापस कर दिया, इसलिए मम्मी नाराज़ है। कहते हैं कि वो टेंशन होने लगता है। फिर वो अपना इंडिया में अपने पार्टी को वहाँ पे फ़ोन करते हैं, को बोलते हैं कि क्या रिस्पांस है इंडिया में। तो यहाँ के लोगों को पता चलता है कि वो बोलते हैं कि बहुत सा रिस्पांस तो थोड़ा सा गलत आ रहा है, नेगेटिविटी तरीके से बताते हैं। और ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ जाता है, और कहते हैं कि हार्ट अटैक से वो उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसलिए ये कहना पॉसिबल नहीं है कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वास्तव में हार्ट अटैक से हुई थी या फिर किसी और चीज़ से हुई थी। ये कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि जैसे ही सुबह होता है तो रात को तो उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, और सुबह होने पर जैसे देखते हैं तो वही 5 फीट 2 इंच के हाइट के इंसान उसी तरीके से लंबा चौड़ा बेड पर सोए रहते हैं। दिखाते हैं, देखते हैं, जाते हैं, सब लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनका देहांत हो गया है। कहते हैं कि वहाँ से जब इंडिया आए तो उनके कोई भी किसी भी तरह का पोस्टमार्टम या फिर किसी भी तरीके से वो कुछ हुआ नहीं था, कुछ टीम भी नहीं, और यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं पता चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनके साथ। और इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उनका अंतिम संस्कार। लेकिन एक बात हुई थी कि पाकिस्तान के जो पीएम थे अयूब खान, वो भी आए थे, और यूएसएसआर के जो मेन मुखिया थे वो भी आए थे। इन दोनों इंसान ने इसको कंधा दिया था, और कंधा देने के बाद अयूब खान ने कहा था कि ये छोटी कद के हाइट के जो इंसान है ना, इसमें इतनी पावर थी कि ये इंडिया और पाकिस्तान को एक कर सकता था। और एक कहानी याद आ रही है। वो कहते हैं कि जब गए थे ना ताशकंद में, तो ठंड बहुत पड़ रही थी। तो यूएसएसआर के जो मेन हेड थे, उन्होंने देखा कि शास्त्री जी यहाँ की ठंड को सह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए एक कोट लेकर आए थे, और कोट लेकर आए थे, इनको कोट दिए थे, कोट ये पहने, लेकिन सुबह मीटिंग में पहन कर नहीं आए। तो वो बोले कि अच्छा शास्त्री जी, लगता है कि आपको कोट पसंद नहीं आया, इसलिए आपने कोट पहनने से मना कर दिया, नहीं पहना। तो बोले नहीं जी, कोट तो बहुत अच्छी थी, बहुत गर्म कर रही थी। लेकिन क्या किया कि मेरे साथ एक मेरा ऑफिसर आया था, उसके पास था ही नहीं कोट, इसलिए मैंने अपना कोट जो था उसको दे दिया। और कहते हैं कि वो कोट उसको दे दिया, और इस तरीके से मतलब वो इतने खुश होते, प्रभावित होते हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री होकर अपने से ज़्यादा अपने साथ आए हुए अधिकारियों के लोगों के बारे में सोचता है। तो इस तरीके से ऐसे थे शास्त्री जी, इस तरीके से उनकी बातें थी ऐसे। और कहते समय ज़्यादा हो रहा है, बस इतना हम लोग ध्यान देंगे कि उनकी मृत्यु 10 जनवरी 1966 में हुआ था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। लाल बहादुर का शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904। पिता का नाम क्या था? शारदानंद। माता का नाम राम दुलारी। पिता की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो 1.5 साल के थे, इसलिए मतलब पिता का प्यार इनको अच्छे से नहीं मिला। उसके बाद मृत्यु का स्थान कौन सा है? ताशकंद है। और कब मरे थे? 10 जनवरी 1966 में। तो उनका देहांत हुआ। समय काफ़ी हो गया, इसलिए थोड़ा सा हम कल पढ़ेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।